बोलता है ये कमिश्नर बोलता है कि सीसीटीवी को सबूत नहीं माना जाता, लड़की खुद से बयान देगी तब कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर की बात और एसपी रोहनिया की अमित सिंह दरोगा ये कह के भगाया कि तिवारी दुनिया में पहली लड़की नहीं है तुम्हारी जो भागी है, तुम्हारी लड़की मरी नहीं जिंदा है, आ जाएगी, जाओ, भगा दिया सर। कई अमित सिंह दरोगा रोहनिया एसपी बोलते कोई धारा नहीं बनता इन लोग को, आप एकदम इत्मीनान से झूठा रिपोर्ट लगा दिया सर कि इनका जमीनी विवाद है यहाँ पे, जो कि उभय पक्षों के साथ है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। हमारा कोई सर नहीं था, किसी से कोई हमको एक खरीद करके जमीन जिसकी हम काम करते हुए बेचारे हाथ पर जोड़े तो दिला दिए हमको, लो बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब लगा के रिपोर्ट छोड़ दिया हमारे सामने सर। आपका नाम क्या है? राकेश तिवारी। दोस्तों, मैं अभी बनारस के अखरी क्षेत्र में हूं और यहां पर एक बहुत ही संगीन और बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर मेरे साथ अभी राकेश तिवारी जी हैं, जिनकी बिटिया 3 साल पहले गायब हो गई थी। और जब वो गायब हुई तो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास थे और इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, और उसके बावजूद 3 साल बीत गए और आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। और आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें ढिलाई बरत रही है, और तमाम अधिकारियों से इनकी बात हुई है और तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, और आपने बताया कि पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को गोल गोल घुमा रही है और कहीं ना कहीं लड़की के बरामदगी के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। आइए हम जो लड़की के पिताजी हैं राकेश तिवारी जी, उनसे सीधी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो घटना घटी है ये कब और कितने साल पहले घटी है? 23/2/2024 की ये घटना है सर। 3 बजे दिन में हमारी लड़की घर से पेन लेने दुकान जा रही थी, स्कूल के बगल में दुकान है सर। बीच में रास्ते में दुकान ही नहीं पहुंची हमारी लड़की, लेट होने पे हमारे बच्चे गए दुकान पे तो वहाँ से मालूम पड़ा कि यहाँ तुम्हारी दीदी नहीं है। हम आए घर पे, उसके बाद जा कर के हमने तुरंत पुलिस चौकी में कंप्लेन की रोहनिया के आखिरी में। उसके बाद सर 2 अमित सिंह दरोगा और आए, उसके बाद सुनील कुमार यादव आए, देख करके चले गए सर। हमने अपने लोकल स्तर पे छानबीन चालू किया तो देखिए वो पीला मकान सामने दिख रहा है, उसी घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था सर। उस कैमरे में ये लड़का दिखा, तब हमने मोहल्ले में पूछना चालू किया तो लोग बोले कि इसका नाम दीपक राजभर है। हमने ले जाकर रोहनिया जब अमित सिंह को दिखाया तो बोले कि तुम्हारा केस हमारे पास नहीं है, सुनील यादव है और ऐसी घटनाएँ होती रहती, दुनिया में पहली लड़की नहीं है जो तुम्हारी भगी है तो आ जाएगी, तुम्हारी लड़की जीवित है, मरी नहीं है सर। उसके बाद सुनील यादव को जब हमने सबूत दिया तो बोले कह रहे हमको और काम है कि तुम्हारी लड़की खोजना का, कोई काम नहीं किया गया सर। 1 हफ्ते बाद ओम नारायण शुक्ला आए, वो अखरी चौराहे पे पुलिस पिकेट पे थे, उनको हमने सबूत दिखाया तो जाके दीपक राजभर को गिरफ्तार किए। फिर उसके बाद सुनील कुमार फिल्मी हीरो के तरह सर टपके और दीपक राजभर को छोड़ दिए 5 लाख रुपया लेकर के। यही रोहनिया एसपी बोले कि कोई धारा नहीं बनती, और रोहनिया एसपी मानव तस्करी में लिप्त है सर। यहाँ से मानव तस्करी हो रही है आखिरी से, और रोहनिया एसपी ने लड़के को छोड़ दिया, बोला कि कोई केस नहीं बनता। और बिक्की राजभर को जब वो अनिल ओम नारायण शुक्ला उठाए तो बिक्की राजभर का सर छुड़वा करके रोहनिया थाना प्रभारी और एसपी छुड़वाने के बाद ओम नारायण शुक्ला का जांच बिठा दिए, जो कि अतुल अजन त्रिपाठी एससीपी कराए थे वहाँ सारनाथ सर, वो जांच कर रहे थे। हमने ओम नारायण शुक्ला को जा करके बचाया कि हमने तुमको जो है दिया है भाई, जांच हमारी ट्रांसफ़र कराने के लिए दिया था, इनका हत्तू के लिए नहीं। पर ये ओम नारायण शुक्ला को गवाही दिए जा करके आईजी डॉक्टर केजिल रसन के सामने कि सर लड़की को टेंगरा मोड़ पे ले जाके हैंड ओवर किया गया है। और जब बिमल बैगा को बुलाए तो बोले कि सर कुछ नंबर का हमने मौखिक बयान लिया, कुछ नंबर का CDR निकल गया, आपके आदेश का इंतज़ार है। 2 सितंबर 2024 को इनके गिरफ्तारी का मिलन मौर्य और बिक्की राजभर के डेट पड़ गया सर। और गिरफ्तारी वाले दिन ही हमारी 4 टीम हटा दी गई। 2 टीम क्राइम ब्रांच बनी थी, 1 टीम थाना बना था और 1 टीम SOG लगा था सर। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया था कि हमारे विवेचककर्ता न हटाए जाए, क्योंकि ये विवेचककर्ता हमसे पूछ के बनाए गए थे। इसमें तो थाना रोहनिया के प्रभारी जो है लाइन हाजिर हो गए थे, एसपी तलब कर दिए थे, तो रातों रात ये लोग हमारा केस दिए थे परमहंस गुप्ता को क्राइम ब्रांच में। वो हमारे बीवी बच्चों का बयान लेने के बाद तो सर ये लोग कैसे हमारा क्लोज कर दिए। जब हमने चाइल्ड लाइन 1098 पे संपर्क किया तो वो लोग यहाँ यूपी स्टेट का नंबर दिए कि वहाँ का फ़ोन करिए तुरंत आप। यहाँ वाले लोग ममता रानी के पास भेजे सर। ममता रानी हमारे विवेचककर्ता को भी नहीं खोज पाई, 6 महीने बाद ट्रांसफ़र हो गया उनका। कोई आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं है सर। और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ये बोलते हैं कि सीसीटीवी को हम फुटेज नहीं मानते, तुम्हारी लड़की मर गई तो हमारी लाश दो, हम तो मुर्दा भी मांग रहे अपनी लड़की का लाश। कहाँ है? नहीं तो ये लोग का नाम पुलिस में गिरफ्तारी के लिए पड़ा था, तो ये लोग कहाँ हैं?
हमारी लड़की कहाँ है जब ये लड़का घर पे है? तो इस पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन बिकी हुई है यहाँ पे। जब हमने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जनरल पुलिस सब डायरेक्टर उत्तर प्रदेश, कमिश्नर वाराणसी और एसीपी रोहनिया, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश, जब इन लोग के ऊपर नोटिस आया 30 अप्रैल को सर हाई पे पेश किया गया इन लोग को तलब करने के लिए, तो ये लोग झूठा रिपोर्ट लगा के केस क्लोज कर दिए हमारा। और वहाँ जब हमने अप्लाई किया तो उसका चार्जशीट के लिए कि भाई किस आधार पे केस हमारा क्लोज किए हैं, तो आज तक ये 3 महीना बीत गया है, अप्रैल से क्लोज है के सर केस, आज तक ये चार्जशीट नहीं पेश किए हैं और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सर हमको जान माल से मारने का धमकी मिला था, जो कि मिलन मौर्य का आप देख लीजिए, सबूत हम दिखा रहे हैं। सबूत मिलन मौर्य का जो है हमारे केस के 6 महीने बाद ये पिस्टल का अप्लाई किया है, जो कि हमने डीएम वाराणसी को सूचित कर दिया है कि देखिए हमको जान माल का खतरा है और ये जो है पिस्टल ले रहा है हमको मारने के लिए जान से। इसका इस केस में हमारे नाम है, कैसे आप पिस्टल का लाइसेंस इसको दिए हैं? तो अभी डीएम बोले हैं कि हम इसको कंसील कर देंगे। अब किए हैं कि नहीं किए हैं, अब ये डीएम को सर तत्काल कंसील कराया जाए। कोई भी ईमानदार अधिकारी इस समय ने सर 3 साल जिंदा मुर्दा लड़की हमको चाहिए सर, न्याय चाहिए। तो जहाँ तक आप राजनीति से हमको नहीं मतलब सर, हम खाली जहाँ तक आप पूरे मामले को देखेंगे और समझेंगे, ये वाराणसी क्षेत्र है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुने गए हैं एमपी, और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन खुद उनके अपने क्षेत्र में प्रशासनिक संवेदनहीनता जो है अपने चरम पर है। 3 साल पहले बेटी गायब हो जाती है और सीसीटीवी फुटेज ये ले जाकर देते हैं, कॉल की डिटेल्स ये ले जाकर देते हैं, पुलिस उसको सबूत नहीं मानती है, और साथ ही ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनको ये कहा जाता है कि हमें और भी बहुत सारे काम है, तुम्हारी बेटी अकेले गायब नहीं हुई है। तो प्रशासन के द्वारा इस तरह का वक्तव्य कहाँ तक सही है, और वो भी उस क्षेत्र से जहाँ से मोदी आते हैं और दिल्ली में खड़ा होकर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं बहुत ही संगीन मामला है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस केस को लड़की को मृत दिखाकर क्लोज करना चाहती है, तो जो पीड़ित पिता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं इसके पीछे वो कहाँ हैं, और जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थे, जो नंबर इन्होंने दिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़की की तस्वीर आई है, उन सब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक। तो ये पूरा मामला अपने आप में बहुत बेहद ही आश्चर्यजनक तस्वीर पेश कर रहा है कि जहाँ एक तरफ मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और कहीं न कहीं बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या इस तरह से बेटियों की सुरक्षा होगी? अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो अपराधी जरूर पकड़े जाने चाहिए, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपराधी दूर दूर तक कहीं भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अलबत्ता 3 साल इसको बीत गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, और जो पीड़ित पिता हैं वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पैसे का लेन देन करके उस मामले को रफा दफा करना चाहती है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को ही वो धमकाने की कोशिश कर रही है। और साथ साथ ये भी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल बहरा बना हुआ है, बिल्कुल संवेदनहीन बना हुआ है। 3 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक लड़की का कोई पता नहीं है, लड़की का कोई खबर नहीं है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर क्राइम हो जाता है और जो अपराधी है वो कहीं पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है क्या इस तरह से बेटियां सुरक्षित होंगी और क्या इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जाएगा जहां पर पीड़ित परिवार ही कानून के कटघरे में आ जाए? दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ समाज को एक साथ खड़ा होकर लड़ना पड़ता है। इस वीडियो को दोस्तों आपको शेयर करना है ताकि संबंधित व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे, और कम से कम जो दुखी बाप, जो पीड़ित बाप हमारे पीछे देख रहा है, इन्होंने बोला है कि ये हर सरकारी चौखट पर जा चुके हैं, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से इनको मदद नहीं मिल रही है। इनकी अपनी बेटी 3 साल से गायब है। आप समझ सकते हैं कि इनकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी। रोता बिलखता हुआ परिवार 3 साल से अपनी बेटी की बाट जो रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन से ये उम्मीद कर रहा है कि प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन प्रशासन गोल मोल मामले को घुमाकर कहीं न कहीं इनको ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब क्या इनकी जिम्मेदारी है कि सबूत ले जाकर दें, लड़कों का नाम बताएं और सब कुछ वहां पर दें? तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है? और अगर पुलिस प्रशासन बैठी है तो किस तरह से वो अपने नागरिकों की और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमको एक समाज के तौर पर ये पूछना पड़ेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको साझा जरूर करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो साझा करते हैं तो एक बाप को उसकी बेटी मिल सकती है, और इस वीडियो को आप संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिसके कारण सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर सुनिश्चित किया जा सके। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।